वहाँ यूक रहस्य को समझने की कोशिश करता है। वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि सियोल को अपने 3 बॉयफ्रेंड्स की मौत से क्या फायदा हुआ होगा, इस सब के पीछे क्या था। यहाँ सियोल वही वाइन पीती है जो योंगसू के नाम से आई थी और उसे उसकी याद आने लगती है। अगले दिन उसे मैनेजमेंट ऑफिस के सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि डिलीवरी बॉय डालियोकू कुरियर कंपनी से था। उसने अपनी सहकर्मी सोंगमी से पूछा कि वे कौन सी कुरियर सेवा का उपयोग करते हैं। उसने बताया कि नाम डालियोकू है। सियोल ने उसका नंबर मांगा, तब उसे पता चला कि इसे डून ने भेजा था। वो गुस्से में सीधे उसके पास गई कि उसने वाइन क्यों भेजी। उसने उसे बोलने का मौका नहीं दिया। उसने कहा, क्या तुम मुझे दोषी महसूस कराना चाहते थे या ये साबित करना चाहते थे कि मैंने योंगसू को मारा है? लेकिन उसने सॉरी कहा। उसने कहा, योंगसू ने मुझसे ऐसा करने के लिए कहा था, लेकिन मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था। तभी डून की बहन उन्हाई आ जाती है। सियोल ये कहते हुए जाने लगती है, हम इस बारे में फिर कभी बात करेंगे, लेकिन वो उसे रोक लेती है और कहती है, चलो आज साथ में डिनर करते हैं और वाइन पीते हैं। तुम्हें वो तोहफा पसंद आया ना? सियोल को एहसास होता है कि उसने इसे भेजा था। वो ये भी कहती है, तुम्हें झटका लगा होगा, लेकिन डून इसे मुझे नहीं दे सका, इसलिए मैंने इसे तुम्हें दे दिया। अगर तुम्हें कोई समस्या है तो जाकर अपने मरे हुए मंगेतर से पूछो। लेकिन वो कुछ नहीं कहती, वो बस उसे धन्यवाद देती है और चली जाती है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि योंगसू ने डून से सियोल को वाइन देने के लिए कहा था। उसने कहा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो इसे उसे दे देना। शायद उसे पता चल जाता है कि सियोल का पुराना बॉयफ्रेंड मर चुका है। फिर वर्तमान में जब सियोल कंपनी जाती है तो उसे वहाँ युग सुख मिलता है। वो अपने बॉस से बात करने के बाद जनरल इंश्योरेंस में आ गया है। अब वो उनका नया फाइन आर्ट इंश्योरेंस अकाउंट मैनेजर बन गया है, इसलिए वो यहाँ बार बार आएगा। फिर वो सियोल से मिलता है। वो कहती है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। फिर वो उसे नीलामी घर ले जाती है। वो उससे कहता है, मेरे अलावा किसी और को अकाउंट मैनेजर रखने के बारे में सोचना भी मत। वो भी कहती है, जब तक तुम अच्छा काम करोगे मुझे कोई समस्या नहीं होगी। फिर वो उसे जगह घुमाती है और बताती है कि कौन कहाँ जा सकता है, कौन नहीं और कितनी सुरक्षा है। लेकिन वो कहता है, तुम्हें तो सब पता होगा है ना, कहाँ सीसीटीवी है और कहाँ नहीं, और तुम्हें ये भी पता होगा कि बिना किसी की नज़र में आए छत पर कैसे जाना है। वो बस उसे थोड़ी देर घूरती है पर कुछ नहीं कहती। फिर वो उसे बाकी का इलाका दिखाना शुरू करती है और फिर उसे अपने आर्ट स्टोरेज रूम में ले जाती है। अगर कुछ भी टूटा या चोरी हुआ तो उसे इसका भुगतान करना होगा। लेकिन वो कहता है, मैंने तुम्हारा वीडियो भी देखा था, किम मरने से पहले मुझे क्या बताना चाहती थी। वो कहती है, शायद मेरे बॉयफ्रेंड की मौत के पीछे का राज। तुम्हें यकीन है कि मैंने उसे मारा है, लेकिन कोई सबूत नहीं है, इसीलिए तुम इस बहाने यहाँ आए हो। वो ये भी कहता है, तुम बहुत स्मार्ट हो, तो मुझे बताओ अगला आदमी कौन है। वो मुस्कुराती है और जाने लगती है, लेकिन वो उसका रास्ता रोक लेता है। वो उसके बहुत करीब आ जाती है, जैसे उसे किस करने वाली हो। फिर वो उसे बताती है कि मॉनिटरिंग रूम से सब देख रहे हैं, इसलिए अगर तुम कोई गलतफहमी नहीं चाहते तो हट जाओ। उसे अपने सामने कैमरे का एहसास होता है, इसलिए वो हट जाता है। फिर बाहर आते हुए सियोल उसे चेतावनी देती है कि भविष्य में बिना अनुमति के अंदर ना आए, वरना उसे बदलने के बजाय वे अपनी इंश्योरेंस कंपनी ही बदल देंगे। जब वे जा रहे होते हैं, युक अपने सहकर्मी डोंग से बात कर रहा होता है। वो किम की गाड़ी ढूंढ रहा था क्योंकि उसका बीमा अभी भी वैध था, लेकिन वो बाहर खड़ी कारों में नहीं थी। लेकिन जब युक को फिर से याद आता है तो वो पार्किंग लॉट में जाता है। उसे वहाँ कार मिलती है और वो उसे खोलता है। अंदर उसे एक वेन पैलेस कार्ड मिलता है। फिर हम देखते हैं कि सियोल होंग के बार में आई है। सियोल ने उसे वाइन के बारे में बताया। वो कहती है, शायद वो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन डून की बहन बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया दे रही थी। उसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, तुम्हें उनके लिए बहुत कुछ किया है। इसी बीच युक डिनर के लिए डोंग से मिलता है और उसे वेन पैलेस के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। अगले दिन सियोल हांगकांग के राष्ट्रपति की पत्नी से मिलती है जो पहले वहां रहती थी, ताकि पेंटिंग के मालिक के बारे में पता लगाया जा सके। वो उसे अपनी कुछ पेंटिंग्स दिखाती है क्योंकि वो भी एक आर्ट गैलरी चलाती थी। फिर वो बताती है कि वो एन ग्रुप परिवार की बेटी है, इसलिए तुम्हें उसकी पेंटिंग्स अपनी नीलामी में रखनी होंगी, तुम्हें उन्हें बेचना होगा। उसका मतलब था कि पेंटिंग उसकी अपनी थी और वो उसे ऊंचे दाम पर बेचना चाहती थी, इसलिए सियोल को उसके लिए काम करना होगा। फिर वो सियोल को कलाकार के बारे में बताती है कि अफवाहें हैं कि वो एक सफल स्टार्टअप कंपनी का सीईओ है और उसने बोली के दौरान जेम्स पीक का जिक्र किया था। सियोल उसे खोजती है। कंपनी का नाम योर होम था और सीईओ का नाम जून बम था। तभी उसे एहसास होता है कि ये वही जून बम है जिससे वो नीलामी वाले दिन मिली थी, इसलिए वो उसे फोन करती है और मिलने का समय तय करती है। इसी बीच युक देखता है कि पैर में चोट लगा एक लड़का इंश्योरेंस के पैसे मांगने कंपनी आता है, लेकिन युक उसे पहचान लेता है क्योंकि उसने पहले भी ऐसी नकली चोट का नाटक किया था। वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो भाग जाता है। इसी बीच जून बम रॉयल ऑक्शन जाता है जहां सियोल उसका इंतजार कर रही है। वो उसे अपनी पेंटिंग दिखाती है। वो उसे उनके बारे में बताती है और फिर उसे उस बच्चे वाली पेंटिंग दिखाती है जो वास्तव में जुन बीएम ने उसे भेजी थी। वो उसकी नीलामी करने वाली थी। वो चाहती थी कि वो इसे आखिरी बार देख ले क्योंकि ये पेंटिंग उसके लिए खास थी। वो सियोल से कहता है, मैं हर छुट्टियों में हांगकांग जाया करता था। मैंने इस पेंटिंग को एक आर्ट गैलरी में देखा था। मैंने इसे 1 घंटे तक देखा और मेरे पास ऐसी और भी पेंटिंग्स हैं। क्या तुम उन्हें देखना चाहोगी?
वो कहती है हाँ बिल्कुल। फिर वे एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। डिनर के दौरान जुन बम उसे एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाना शुरू करता है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, लेकिन बेचारी सियोल, उस लड़की के पास छिपने की कोई जगह नहीं थी। फिर वो उसे पेंटिंग के बारे में बताती है। मैंने इसके बारे में सुना था और आपने इसे खरीदा, इसलिए आपने मुझे ये दी। मैं इसे अपनी अगली नीलामी के मुख्य लॉट में वापस रखना चाहती हूँ। वो थोड़ा परेशान हो जाता है, ये सोचकर कि इसका मतलब है कि तुम इसमें दिलचस्पी रखती हो, मुझ में नहीं। लेकिन वो इस बारे में बात नहीं करती। पेंटिंग के संबंध में वो कहती है कि यहाँ बहुत से लोग इसे चाहते हैं, इसलिए आपको इसकी कीमत से केवल 30% अधिक मिलेगा। वो कहता है ये एक अच्छा ऑफर है, लेकिन मैंने इसे बहुत सावधानी से रखा है। तो वो पूछती है तो फिर आपको और क्या चाहिए? वो कहता है पैसे से बढ़कर भी बहुत कुछ है और तुम समझ गई होगी। लेकिन वो सूंघती है, उपेक्षा करती है। मैं तुम्हें सोचने के लिए और समय दूंगी, ये तुम्हारे लिए बहुत कीमती होगी, है ना? तो मुझे बताने से पहले ध्यान से सोच लो। इसी बीच वे सीसीटीवी पर उसी लड़की की जांच कर रहे थे, लेकिन वो अलग अलग जगहों से जा रही थी। शायद वो उनसे बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी वे उसे एक सुरक्षा चेक पॉइंट पर देखते हैं जहां उसने अपना कार्ड टाइप किया था। इसका मतलब है कि वे पता लगा लेंगे कि वो कौन है। इस बीच डोंग ने डेन पैलेस के बारे में पता लगाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ ऐसे कई महल थे। उसने सोचा कि शायद कोई गुप्त जगह हो, तो पता लगाने के लिए यूसुफ उस व्यक्ति से मिलने गया जो बहुत पहले उसके लिए बीमा का काम करता था। यूसुफ ने उसे इसी वजह से जेल भेज दिया था और वो अभी भी जेल में था। इसलिए यूसुफ के आने से पहले उसने कुछ दस्तावेज छिपा दिए और हाल ही में एक और झूठा दावा किया कि उसके पैर में चोट लग गई है, लेकिन वो बिल्कुल ठीक था। इसलिए यूसुफ ने उसके साथ एक सौदा किया कि वो उसका काम करेगा, क्योंकि वो पहले कुरियर सेवा चलाता था। इसलिए उसने अपने सभी आदमियों को उस वेन पैलेस को खोजने के लिए भेजा। उसके बाद यूसुफ को एक पता मिलता है। यहाँ पुलिस ने उस लड़की को गिरफ्तार कर लिया और वो वास्तव में उनहई थी, जो डून की छोटी बहन थी। डून की बहन और बदले में शाही नीलामी में इंटर्न। वो फिर प्योंग को बताती है कि उसने सियोल को मारते हुए देखा था। यहाँ यूसुफ महल में जाता है, कार्ड गेट खोल देता है। फिर वो हर कमरे की जांच करता है। यहाँ वो एक छोटा घर यानी मिनी हाउस देखता है। दूसरी ओर सियोल घर पर नहा रही थी। यूसुफ बालकनी पर जाता है और सामने वाली इमारत से एक लड़की को देखता है जो वास्तव में सियोल है। वो इससे हैरान रह जाता है। फिर वो वहाँ छिप जाता है। उसके बाद वो मिनी हाउस की जांच करता है और उसके अंदर एक फोन मिलता है। यहाँ पुलिस स्टेशन में उनहई आखिरकार घटना की रात की सच्चाई बताती है। वो कहती है कि सियोल ही वो लड़की है जिसने किम को मारा। वो बताती है कि उसने अपनी आंखों से सब कुछ देखा। चैरिटी नीलामी कार्यक्रम की रात वो कार्यक्रम के बाद कुछ कैटलॉग व्यवस्थित करने के लिए आर्काइव रूम में गई थी। उसने काफ़ी देर तक लिफ्ट का इंतज़ार किया, लेकिन वो नहीं आई। इसलिए उसने सीढ़ियों से जाने का फैसला किया। सीढ़ियों से नीचे उतरते समय उसने अचानक सियोल को छत से नीचे की ओर भागते हुए देखा। सियोल बेहद घबराई हुई लग रही थी, जैसे कोई किसी चीज़ से बचने की कोशिश कर रहा हो। उस पल मुझे लगा कि कुछ अजीब है, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ जब तक कि वो इमारत के बाहर नहीं चली गई। बाहर पहले से ही लोग घबराए हुए थे। कोई अभी अभी छत से गिरकर मर गया था। वो व्यक्ति मिस किम थी। उसी क्षण से उनहई को यकीन हो गया कि किम की मौत में सियोल का हाथ था। हालांकि जब उसने पहली बार जानकारी दी थी तो उसने अपनी पहचान गुप्त रखी थी। जब प्योंग उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो वो बताती है कि वो डरी हुई थी। सियोल एक शक्तिशाली और चालाकी करने वाली महिला है। अगर सियोल को पता चल गया कि किसने उसकी रिपोर्ट की थी, तो सियोल उसकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करती। वो अपने भाई डून को लेकर भी चिंतित थी। वो एक अंडर वाटर फोटोग्राफर के रूप में काम करता था, लेकिन अब वो केवल नीलामी घर के कार्यक्रमों के लिए फोटो लेता है। उसे डर था कि अगर सियोल को सच्चाई पता चल गई तो उसका भाई एक और शिकार बन सकता है। उसके अनुसार सियोल उस तरह की इंसान है जो अपने आसपास के सभी लोगों को कंट्रोल करती है। फिर प्योंग वीडियो के बारे में पूछता है और पूछता है कि क्या उसे पता है कि इसे किसने रिकॉर्ड किया। उनहई कहती है कि उसने वीडियो पहले देखा है, लेकिन उसे पता नहीं कि इसे किसने रिकॉर्ड किया। हाई सॉन्ग फिर उसे याद दिलाता है कि कार्यक्रम की रात वो नीलामी टीम के स्टाफ का हिस्सा थी, लेकिन वो बताती है कि उसने पूरा समय नीलामी की तैयारी में बिताया, इसलिए वो इसे रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी। उसने यहाँ तक कि सबूत के तौर पर उन्हें अपना फोन चेक करने के लिए भी कहा। उसके बयान की समीक्षा करने और सुरक्षा कैमरों की जांच करने के बाद जांचकर्ताओं को कुछ महत्वपूर्ण दिखाई देता है। गवाह की कहानी सीसीटीवी फुटेज से मेल खाती है। कैमरे साफ तौर पर दिखाते हैं कि सियोल ने किम का पीछा छत तक किया था। इस सबूत के कारण पुलिस आखिरकार सियोल को हत्या के संदिग्ध के रूप में मानकर कार्यवाही शुरू कर देती है।
उसी समय एक बड़ा चैरिटी नीलामी कार्यक्रम हो रहा है। कई अमीर कलेक्टर और शक्तिशाली व्यावसायिक इसमें भाग ले रहे हैं। नीलामी शुरू होने से पहले युग सियोल के पास जाता है और उससे बात करने के लिए कहता है। वो कहता है कि बातचीत में केवल 5 मिनट लगेंगे, लेकिन सियोल रूखेपन से मना कर देती है। वो कहती है कि उसके पास इसके लिए समय नहीं है क्योंकि कार्यक्रम शुरू होने वाला है। फिर वो बिना एक शब्द कहे चली जाती है। नीलामी आखिरकार शुरू होती है। नीलामी करने वाला पहली कलाकृति का परिचय देता है। ये किन सुन मैन की दी एबिस नाम की पेंटिंग है। जल्द ही एक और पेंटिंग पेश की जाती है। ये वैनिश सेंसेशन है जो फैबियन लेयर द्वारा बनाई गई है, जो एक उभरते हुए यूरोपीय कलाकार है जिन्होंने हाल ही में कलेक्टरों के बीच ध्यान आकर्षित किया है। इस पेंटिंग के लिए बोली बेहद तेज हो जाती है। इस बीच एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि प्रेसिडेंट किम निजी तौर पर तायम यंग ग्रुप के नेता चेयरमैन पार्क मिंचल नामक एक शक्तिशाली व्यावसायिक से मिलती हैं। वो उन्हें कई कलाकृतियां दिखाती हैं जिनके बारे में उनका मानना है कि भविष्य में ये बहुत कीमती होंगी। वो आत्मविश्वास से उन्हें बताती हैं कि ये कलाकार जल्द ही प्रसिद्ध हो जाएंगे। यदि वो अब उनके काम खरीदते हैं तो अगले कुछ सालों में उनका मूल्य 10 गुना बढ़ सकता है। चेयरमैन पार्क ध्यान से सुनते हैं। वो पूछते हैं कि क्या वो उनसे ये कह रही हैं कि उन्हें किसी भी कीमत पर नीलामी जीतनी चाहिए। वो आत्मविश्वास से मुस्कुराती हैं। चेयरमैन पार्क आश्वस्त लगते हैं। अब प्रेजेंट में अंततः पेंटिंग अरबों वॉन में बिक जाती है। विजेता स्वयं चेयरमैन पार्क मिंचल ही हैं। नीलामी करने वाला गर्व से घोषणा करता है कि पैसे का एक हिस्सा युवा कलाकारों की सहायता के लिए जाएगा। सब कुछ सफल दिखाई देता है, लेकिन अचानक स्थिति बदल जाती है। नीलामी खत्म होने के ठीक बाद कई पुलिस अधिकारी सीधे सियोल की ओर चलते हैं। उसी क्षण पुलिस ऑफिशियली उसे गिरफ्तार कर लेती है। उस पर किम की हत्या के संदिग्ध होने का आरोप है। शक्तिशाली सियोल को पुलिस के द्वारा ले जाते देख पूरी भीड़ शॉक में रह जाती है। युग भी उसे जाते हुए देख रहा है। अगर आपको अभी तक स्टोरी पसंद आई है और आप इसका अगला भाग देखना चाहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें रेड बटन दबाकर। जैसे ही नेक्स्ट पार्ट लोड होगा आपको दिखाई देगा।